ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल के लिए डे वाइज स्टडी कैसे आपको सेट करना है, टारगेट्स लगाने हैं एंड सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करना है। ठीक है, मैं बताने कुछ नहीं वाली हूँ, ओके, क्योंकि आप सीए फाइनल तक आ गए हो। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर करने वाले हो एंड आप ही बताने वाले हो कि जो आप कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने नाम क्या दिया है, देखो, माइंडसेट एंड सक्सेस मंत्रास टू बिकम सीए। एक तो माइंडसेट आपका करेक्ट है या नहीं है वो खुद को पूछो, आप करेक्ट माइंडसेट से एग्जाम लिख रहे हो या नहीं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, सक्सेस मंत्रास है क्या आपके पास, मतलब जो टेक्निक्स लगते हैं वो है या नहीं है, मतलब करेक्ट टेक्निक से आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, ये खुद को पूछो। ओके, सीए फाइनल का स्टूडेंट 12 to 14 आवर्स स्टडी करता ही है, उसको वो बताना नहीं पड़ता है कि इंस्टाग्राम बंद करो, फेसबुक बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, रील्स मत देखो। वो फाउंडेशन इंटर के स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, फाइनल के स्टूडेंट्स को समझता है कि ये कब देखना है। करेक्ट, तो आप टाइम पास तो कंफर्म नहीं करते हो, आप 12 आवर्स पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, बट फिर भी क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा फिर? तो आपने जो 12 आवर्स में टेक्निक्स यूज किए थे स्टडी करने के लिए वो करेक्ट है या नहीं देखना है आपको। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने के पहले ये क्या देख रहे हो आप स्क्रीन पे, क्या है ये? मार्कशीट। किसकी मार्कशीट है? AR1। कौन से एग्जाम का? अभी नवंबर 23 का। ओके, उसके हाईएस्ट मार्क्स किस में है? SFM, मतलब अभी क्या है वो? AFM 93 मार्क्स है। ओके, इसका मतलब क्या है कि सीए फाइनल में 90 अबाउ मिल सकते हैं क्या, या वो दिन 10th 12th में ही थे सिर्फ? हमें क्या लगता है 90 अबाउ वाले दिन 12th में ही खत्म हो जाते हैं, फिर सीए में आने के बाद ये दिन देखने को ही नहीं मिलेंगे, ऐसे लगता है ना। इसका एटीट्यूड मधुर जैन का वैसे होगा क्या? उसने टारगेट किया रहेगा ना कितना स्कोर लाना है। एक तो पहले माइंडसेट आपका ये चेंज करो कि सिर्फ पास होना है, 90 अबाउ ला रहे स्टूडेंट्स। ओके, उसके लोएस्ट मार्क्स किस में है देखो, फेवरेट सब्जेक्ट SCMP। SCMP में 61 मार्क्स है उसको। ओके, मतलब 61 हमारा हाईएस्ट स्कोर होता है। हाँ, करेक्ट, क्योंकि हम एम रखते हैं पासिंग के लिए। ओके मैम, इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब कितने मिले? 60 है मान, अच्छे मिले इस सब्जेक्ट में, मतलब हमारा एम 60 मिले, मतलब बहुत मिले। यही आप 10th 12th में आपको किसी ने बताया, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने, मुझे 60% मिले हैं, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत अच्छे मिले हैं उसको? नहीं, क्योंकि वहां पे आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट करते हो कि 90% 80% उसने बोला होता तो ठीक है। ओके, यहाँ पे हम 60 में ही खुश हो रहे हैं। ओके, और इसका ये लोएस्ट है। आपको जो एम रखना है वो अबाउ 80 एम रखो, तब जाके 70 दिखेंगे या 60 दिखेंगे। आपको एग्जाम्शन सच में लाना है तो 60 का टारगेट रख के चलेगा क्या, बताओ? 80 अबाउ का टारगेट रखो तो 60 आ जाएंगे। अगर आपने एग्जाम्शन का 60 का टारगेट रखा तो 55 to 60 के रेंज में आते हैं। 57 आ गए, 58, 59 आ गए, मैम मैं रिवेल को देता हूँ, 1 मार्क बढ़ जाएगा, फिर नो चेंज आ जाता है 1 मार्क के लिए भी। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब हमें 60 का एम रख के नहीं चलेगा। ओके, किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है कि मैम इतना एम है ही नहीं, आप सिर्फ पासिंग का बताओ, तो उसको भी सिर्फ 200, या अभी तो 3 सब्जेक्ट्स है, आउट ऑफ 300 आपको 150 लाने हैं, तो उसको भी 150 का टारगेट रख के नहीं चलेगा ना, उसका एम पासिंग का है, तो उसको एटलीस्ट 200 टारगेट करना पड़ेगा, तब उसे 150 आ जाएगा। मतलब आपका जो भी टारगेट रहेगा उससे ज्यादा आपको अचीव करना है, उतना टारगेट रखना है, तो एक्चुअल में आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, इसकी टोटल 619 है, हाँ, AR1 की। नेक्स्ट जो है यार वो है अक्षय जैन, ये है May 23 का AR1, इसकी टोटल देखो 616 है।
ओके, इसके हाईएस्ट मार्क्स किस में है? ओपन बुक। ओपन बुक कौन सा है इसका? मल्टी डिसिप्लिनरी है इसका ओपन बुक। ओके, एंड उसमें 82 है। तो इससे आपको क्या समझा, क्या करोगे आप? मैंने जब ये देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, क्या करोगे आप ये देख के? यस, हाँ, अक्षय जैन सर्च करोगे गूगल पे तो यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगे उसके, एंड उसने मल्टी डिसिप्लिनरी का स्टडी कैसे किया वो तो बताया होगा ना किधर, तो वो करना है आपको। सो लिखो अक्षय जैन AR1 में 23 वीडियोस देखने हैं आपको फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, ये क्यों दिमाग में आया मेरे? क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कैसे स्टडी करना है उसका। सच में हमारे टाइम तो ओपन बुक नहीं था, हम इसका वाले लोग हैं। कैसे वैसे 40 तक पहुंच गए और हो गए सीए। ठीक है, सो समझ में आ गया, ऐसे स्टडी एनालिसिस करना चाहिए। सो रील्स में वगैरह टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये से देखना है कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट AR जो है वो नवंबर 22 का AR1 है। ओके, इसका हम देख रहे थे 82 हाईएस्ट है एंड लोएस्ट कितना है देखो 67 इन लॉ। हाँ, ऑडिट में इसको 79 है। ओके, 67 मतलब अगेन 60 अबाउ। नवंबर 22 का AR1 चेक करो, 618 टोटल। हाईएस्ट इसका है SFM 86, लोएस्ट लॉ 57। नेक्स्ट May 22 का AR1, इसकी टोटल देखो 642 May 22 का AR1। उसके बाद 618 619 का AR1 आ रहा है। इसके हाईएस्ट किस में है? अगेन ओपन बुक GFRS, उसमें 90 है। ओके, एंड लोएस्ट किस में है? हाँ, इसका 73 इज लोएस्ट। हाँ, ऑडिट 70, करेक्ट। सो 70 लोएस्ट है इसका। ये सो ये सबके रैंकर्स का रैंकर है क्योंकि इसकी टोटल इज 642। ये सो मतलब 70 80 90 अबाउ सीए फाइनल में मिल सकते हैं, ये कंक्लूजन हो गया। ओके, ये सो ये कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है फ्रॉम द टेस्ट सीरीज May 23 के है। देन ये लिस्ट है जो सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुए हैं May 23 में। नवंबर 23 की लिस्ट चालू है। ओके, तो अभी तक इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम आ गए हैं टेस्ट सीरीज के। सिंगल ग्रुप क्लियर्ड सीए फाइनल के ये सारे नाम आ गए हैं अभी तक। यस, एंड ये जो मैं आपको बता रही थी कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, नेशनल यूथ डे है, तो यूथ के लिए एक मैसेज है फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। क्या है वो मैसेज देखो, एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट प्रिजर्व विल सी द लाइट सूनर और लेटर। तो ये सीए कोर्स के लिए परफेक्ट कोट है या नहीं? आप जो भी प्रिजर्व करोगे आपको लाइट दिखेगा। ओके, या अभी तक हमने जो लोग देखे AR1 या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए हैं उनको लाइट मिल गया वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एंड तक लड़े वो। तो आपको भी लड़ना है, आपके आगे भी सीए कंफर्म लगेगा। क्या बोल रहे हैं वो, सूनर और लेटर, कभी ना कभी कंफर्म सीए आपको डिग्री मिलने वाली है, सिर्फ आपको लड़ते रहना है। ठीक है, ये एक सक्सेस मंत्र याद रखो। ओके, नेक्स्ट एक धोनी का भी मैसेज देखो, द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी आप प्रोसेस में हो, वो प्रोसेस मोर इम्पॉर्टेंट है देन द रिजल्ट्स, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। करेक्ट, आपकी प्रोसेस करेक्ट है तो करेक्ट रिजल्ट्स आएंगे, हमारी प्रोसेस ही रॉन्ग है तो रॉन्ग रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं करेक्ट प्रोसेस क्या है। यस, सो माइंडसेट। सो चलो, सीए की एग्जाम या सीए का अटेम्प्ट, ये मैं बहुत बार पूछती हूँ। एग्जाम, ओके, एग्जाम का मतलब May 24 इज द लास्ट। 12th का अटेम्प्ट नहीं था आपका, 10th का अटेम्प्ट नहीं था। ओके, क्या दिमाग में था, इसमें पास होना है। ओके, तो May 24 में ही आपको पास होना है, ये कंफर्म करो। ये माइंडसेट है क्या?
खुद को पूछो ये, या आप इसको अटेम्प्ट के सोच रहे हो कि May 24 ट्राई करते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो November 24। सो कंफर्म May 24 में पास होना है। ये एग्जाम है मेरी, ये एग्जाम है मेरी, ये एग्जाम है मेरी। आप जितने टाइम उसको अटेम्प्ट बोलोगे ना, या दूसरे से बात करते वक्त भी, कब है तुम्हारा अटेम्प्ट? May 24 में मेरी एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है। क्योंकि अटेम्प्ट आप दूसरे को भी अटेम्प्ट बोलोगे तो आपका माइंडसेट वैसे ही होता है, तो आपको अटेम्प्ट ये वर्ड ही भूलना है। ओके, सो सारे मेरे पैम्पलेट बैनर्स भी देखो, टेस्ट सीरीज फॉर May 24 एग्जाम, नॉट फॉर अटेम्प्ट। कहाँ पर भी मैं अटेम्प्ट May 24 अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो आप, एग्जाम दे रहे हो। अभी तक तो एग्जाम दे रहे थे ना 12th तक, बीकॉम के अटेम्प्ट दिए या एग्जाम, तो इधर कैसे अटेम्प्ट देते हो आप? इसलिए लगते हैं अटेम्प्ट, आप सोचते हो इसलिए। आप एग्जाम देना स्टार्ट करो तो एक ही इसमें हो जाएगा। एग्जाम बार बार देते हैं क्या? नहीं, एक एक बार ही दी ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड से सारे एग्जाम एक एक बार ही दी आपने, तो वैसे ही सोचो ये भी एक बार देना है। आपको बहुत पसंद आया है, प्रेस्टीज पॉइंट अच्छा लगता है मैम, हमें इधर ही रहना है, ऊपर बहुत अच्छा खाना मिलता है इसलिए इधर ही रहना है, ऐसा है क्या? मेरा तो करियर इधर है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आपको तो बिग 4 मल्टीनेशनल्स में जाना है ना जल्दी। ओके, सो ये आपकी एग्जाम है, अभी 6 महीने आप करोगे, इसके बाद कोई भी मुझे प्रेस्टीज पॉइंट में नहीं दिखेगा, एक बार ही दिखेगा मैम को पेढ़े देने के लिए और टीचर्स को पेढ़े देने के लिए। ओके, उसके बाद मुझे आप मल्टीनेशनल्स में दिखोगे, या आपकी बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस, जो भी, मतलब आगे कुछ तो जाना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म दिमाग में रखो कि जो मुझे प्रेस्टीज पॉइंट है वो 6 महीने के लिए ही है अभी। यस, एंड मार्क्स का मैंने बताया पहले भी, आपने भी देखा कि 40 का टारगेट रख के नहीं चलेगा, सिर्फ पास हुए तो भी चलेगा। सीए एग्जाम्स के लिए ऐसे माइंडसेट बनाया हुआ है, एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि सीए एग्जाम्स डिफिकल्ट होती है, इसमें पास हुए तो भी बहुत हुआ। ओके, तो जिनको कुछ पता नहीं रहता है वो बोलते हैं ऐसे, बट हमें पता है कि 40 लाना इतना डिफिकल्ट है क्या? बताओ, इतना सिलेबस डिफिकल्ट है क्या कि 60% समझा ही नहीं है, सिर्फ 40% ही कंसेप्ट समझ में आ गए। कंसेप्ट आपको सारे समझ में आते हैं, आप सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, फेस टू फेस, कैसे भी करो, कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं। करेक्ट? अगर कंसेप्ट ही मुझे उस सब्जेक्ट के 40% समझ में आ गए, 60% पूरा बाउंसर है, तो वो कोर्स डिफिकल्ट है। करेक्ट? कि मुझे समझा ही नहीं, अगर समझा ही नहीं तो आगे का तो बहुत दूर है, सॉल्विंग प्रैक्टिस करना, पेपर्स, टेस्ट लिखना, कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रही है। बट बताओ मुझे कि ऐसे है क्या, कौन सा सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट? अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो आईबीएस बहुत डिफिकल्ट है, ओके, उसमें कुछ भी आ सकता है, बट वो भी ओपन बुक है, 40 तो ला सकते हो आराम से। करेक्ट? मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम, फिर भी हमें लगता है। करेक्ट? आप यहाँ तक आ गए हो, हाँ, एक्चुअली फाउंडेशन इंटर या सीपीटी इंटर पास करके, सो आपको तो अभी लग रहा होगा इंटर कितना इजी है, सो वैसा ही है एक्चुअली फाइनल, बट आप उसको डिफिकल्ट आप खुद को पूछो, आउट ऑफ 24 आवर्स आप कितने टाइम सोचते हो कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, ये मैं कहाँ पे आ गया, ये मैं कैसे पास हो जाऊंगा? दूसरे कोर्स को जाते हैं, ईयर्स टू ईयर यही चल रहा है, यही सोचने में आप टाइम वेस्ट करते हो। ये करेक्ट है क्या? देखो, माइंडसेट करेक्ट है क्या, या इससे कैसे बाहर आना है, कैसे मुझे स्टडी करना है, ये सोचना है, या ये कहाँ पे आ गए हम, ये सोचना है? वही तो चेक करो आप माइंडसेट। क्लियर हुआ? सो आप इजीली पास हो सकते हो, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस कम पड़ रही है स्टूडेंट्स की। यस, सो करेक्ट माइंडसेट आपको क्या रखना है? देखो, आपकी ये एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है, आपका स्कोर अबाउ 80% का एम रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप देखो कितना होता है, खुद को पूछो ये क्वेश्चन स्टडी करते वक्त। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज नजदीक आती है, मेन एग्जाम नजदीक आती है, एग्जाम के डेज, एग्जाम के आवर्स, एक्चुअल दैट 3 आवर्स,
ये सभी टाइम पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करो। ओके, हाई ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं वो वाले स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं एंड अंडर कॉन्फिडेंस वाले भी फेल होते हैं। सो जिसका नॉर्मल कॉन्फिडेंस है वही पास होने वाला है। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट 7-8 ईयर्स में ऑब्जर्व किया है जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मैम अकाउंट्स तो क्या ऐसे 12th में मुझे 100 आउट ऑफ 100 थे और अकाउंट्स में उसको 40 भी नहीं आते फिर इधर। सो वो ओवर कॉन्फिडेंट वाले एंड अंडर कॉन्फिडेंस वाले भी नहीं होते। सो वो याद रखो कि खुद को पता होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कैसा है। ओके, लो हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको लो है तो ऊपर लाना है, ओवर है तो नीचे लाना है। कैसे लाओगे? लोअर है तो बोलोगे 40 मार्क्स तो लाने हैं, बचपन से मिले हैं 50-40। ओके, एंड ओवर हुआ तो 9% ही रिजल्ट लगता है, 100 में से 9 ही लोग पास हो रहे हैं, तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस नॉर्मल पे आ जाएगा। ओके, यस, बी रेडी टू वर्क हार्ड। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी ही नहीं रहते। मैम 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, ये क्वेश्चंस रहते, बट सीए की डिग्री चाहिए उनको, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। फिर कैसे मिलेगी डिग्री? जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी तक हुए हैं, मुझे बताओ विदाउट हार्डवर्क हुए हैं क्या? तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, नो चॉइस। तो इसके लिए रेडी रहो एंड नॉट फॉर सीए, कौन सा भी कोर्स ले लो, आपको हार्डवर्क सभी जगह पे करना ही पड़ता है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ एंड 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस, ये सक्सेस मंत्र है ही। ओके, प्रथम विचारून दे। ये सो प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि मैम क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए। तो ये काम एक्चुअली आपने करना चाहिए था, वो मैंने बैठ के किया कि दोनों ओल्ड सिलेबस ओपन किया, न्यू ओपन किया, फिर चैप्टर्स कंपेयर किए। तो एफआर में देखो डिलीशंस क्या क्या हुए, इंटीग्रल रिपोर्टिंग एंड सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 ऐड हो गए हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडेस, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए एंड अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं। एसएफएम में देखो डिलीशन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एडिशंस है। एसएफएम में एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है। ओके, सो कैपिटल बजटिंग बेसिक वाला हुआ है क्या आपका इंटरमीडिएट में? हुआ है, हाँ ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशन जो है, पहले अगर किसी ने दी है एग्जाम तो आपको टॉपिक का नाम पता होगा, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ओल्ड नेम ऑफ चैप्टर वाज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सो अभी नाम चेंज हुआ है, द नेम इज बिजनेस वैल्यूएशन। एंड जो पहले का टॉपिक था कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, उसमें ये नीचे दिए गए कंसेप्ट जो है वो ऐड हुए, सम कंसेप्ट एडेड। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए है, कौन बता सकता है? ये पिंक बैकग्राउंड देख के कहाँ से लिया होगा? ये मैंने कहाँ पर लिखा रहता है ये ऐसे बुलेट वाला? हाँ करेक्ट, लर्निंग आउटकम्स में जो पॉइंट्स दिए रहते हैं। ओके, सो एसएफएम में इतना ही है। एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑडिट। ऑडिट में देखो 2 पेजेस के एडिशंस डिलीशंस है, सो डिलीशंस देखते हैं पहले तो खुश हो जाओगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स एंड ओवरव्यू वो डिलीट हुआ है। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो इजी था वो डिलीट हुआ है। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट ऑफ सीएफएस डिलीट हुआ है, मतलब नाम चेंज हुआ है उसका, ग्रुप ऑडिट्स नाम है अभी। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, ये डिलीट नहीं है, इसका नाम चेंज हुआ है, मतलब लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ये आपको अगर आप ओल्ड मॉड्यूल्स यूज करने वाले हो तो ये चैप्टर्स देखो ही मत। ओके, नए चैप्टर्स जो ये एडिशन वाले हैं इसकी प्रिंट ले लो फिर चैप्टर वाइज, एंड देन यू कैन यूज योर ओल्ड मॉड्यूल। ठीक है, और डिलीशंस में है इंटरनल ऑडिट, पीयर रिव्यू। प्रोफेशनल एथिक्स डिलीट में नहीं है, उसका नाम चेंज हुआ है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, तो जो इजी था वो डिलीट हुआ है, ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि वो सब इंटरमीडिएट ऑडिट में गया है।
एडिशंस में क्वालिटी कंट्रोल, जनरल ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस वगैरह वगैरह। रिपोर्टिंग, उसका ओल्ड नेम था ऑडिट रिपोर्ट। सो यहाँ पे मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स डिलीट में लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट्स डिलीटेड एंड न्यू नेम इज रिपोर्टिंग। ओके, सो ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी सबको व्हाट्सएप पे। सो ये मैं अभी पढ़ने में टाइम नहीं डाल रही हूँ। ओके, ये तो पूरा ही नया है। हाँ, 12 ये चैप्टर्स ही सारे नए हैं, 12, 13, 16, 18। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड। ओके, तो 18 वाला चैप्टर पढ़ो पहले, नहीं तो हम कॉपी पेस्ट वाले लोग थे ना, इंडेक्स वगैरह पता है आपको, बट ये फर्स्ट टाइम हमने ड्राफ्ट किए हुए हैं और लोग अभी कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट ग्रुप हो गया ऑडिट। फिर सेकंड ग्रुप का सीक्वेंस पता है सब्जेक्ट्स का, पहले डीटी है, फिर आईडीटी एंड देन ओपन बुक है। ओके, सो जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं है मैम, डीटी का सिलेबस खत्म नहीं होता 1.5 दिन में। ओके, आप 1 वीक भी ले सकते हो अभी। सो डीटी में डिलीशंस, रेसिडेंस, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब अभी इंटर में गया है। ओके, पेनल्टीज वगैरह कुछ लर्न नहीं करने हैं अभी, इंस्टीट्यूट को समझा कि पेनल्टी लर्न करके फायदा नहीं है। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, इंटरनेशनल टैक्सेशन में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं गया है। एडिशंस में ये एडिशंस है, ठीक है। एंड आईडीटी में इतना ही चेंज है। डिलीशन में सिर्फ जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन गया है। एंड कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक करके एक चैप्टर था, वो गया है। एंड एडिशंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, जो जीएसटी का पार्ट है, इतना एक ही चैप्टर आया, ठीक है। यस, चलो, सो अभी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपका गोल देखो क्या है, टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ ऑल इंडिया रैंक भी हो सकता है गोल। सो वो आप कैसे बनोगे, यू नीड टू कन्विंस चेकर। ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके चेकर को कन्विंस नहीं कर पाए, करेक्ट, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। ओके, आपका पेपर कन्विंसिंग नहीं लगा चेकर को, सो वो कन्विंसिंग लगना चाहिए। कैसे लगेगा, कन्विंस कैसे करोगे, पैसे दे के काम यहाँ पर नहीं होता है। ओके, इतना इजी। यहाँ पर आपको पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस, एक ही आपके पेपर से ही लगना चाहिए कि आप सीए बन सकते हो, ये सीए बनने के लायक है, मेंबर बनने के लायक है, ऐसा आपका पेपर देख के ही लगना चाहिए। हमारा चेहरा उसको पता नहीं, लड़का लड़की है, कहाँ से है, कौन से सिटी से है, कुछ भी नहीं पता उस चेकर को, उसको सिर्फ आपका पेपर पता है। उस पेपर से ही आप कन्विंस कर सकते हो। एंड एक बार उसको कन्विंस किया मतलब ही आप पास हो गए ना। सो वो पेपर आपका कन्विंसिंग लगना चाहिए। वो कब कन्विंसिंग लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली पेपर लिख रहे हो तो ही। सो पेपर आप याद करो आपने कैसे लिखा है, बहुत सारे स्क्रैचिंग किए हैं क्या, बहुत सारे गैप्स हुए हैं क्या, एक एक 2-2 पेजेस छोड़ दिए हैं, नहीं आ रहा है इसलिए। ओके, या आधे अधूरे आंसर लिखे, 2-3 बार काट के फिर से आंसर लिखा है, इस टाइप का पेपर नहीं होने वाला है। जनरल लैंग्वेज लिखी है ऑडिट में वगैरह, सो ये पेपर कॉन्फिडेंटली लिखा ही नहीं है, समझता है चेकर को। ओके, सिर्फ सामने आके ही सेल्फ कॉन्फिडेंस समझता है, ऐसे नहीं है, पेपर से भी समझता है कि कितनी तैयारी हुई है, 5 बार सॉल्विंग हुआ है या 1 बार हुआ है। सो उसके लिए पेपर कॉन्फिडेंटली लिखने के लिए आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए। सॉल्विंग प्रैक्टिस, जो मैं बार बार 5 टाइम्स बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बताओ, मैंने 5 टाइम्स सॉल्व किया है पूरा सिलेबस, एटलीस्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस, एंड मैं फेल हुई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 5 टाइम्स सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा मेरा। एंड अगर कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा है तो पेपर में टेंशन आएगा क्या? नहीं। तो टेंशन की वजह से सिली मिस्टेक्स हुए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं ना। 5 टाइम्स सॉल्व करने के बाद मेरा टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट है, क्योंकि मेरा स्पीड फास्ट है। करेक्ट, 2 व्हीलर फर्स्ट डे को चला है तब का स्पीड। ओके, साइकिल भी आगे गई हमारे, इस स्पीड से हम 2 व्हीलर चलाते फर्स्ट डे को, कार भी वैसे ही चलाते फर्स्ट डे, बट हर रोज चलाने के बाद ही स्पीड बढ़ता है। वैसे ही आप बार बार सॉल्व करो। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैम मेरा मॉड्यूल हो गया सॉल्व करके, अभी मैं क्या सॉल्व करूं, मॉड्यूल ही सॉल्व करना है फिर से।
आप एक दो बार सॉल्व करके अभी ये रेफरेंस बुक लेता हूँ, इसके क्लास के नोट्स लेता हूँ, सबका वही रहने वाला है। ओके, इसका फॉन्ट अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, इसमें कार्टून ज्यादा होंगे, इसमें ग्लॉसी पेपर होगा, इतने ही चेंजेस होने वाले हैं, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर। तो बुक्स रॉन्ग नहीं होते हैं, आप कौन से भी फैकल्टीज का लो, मॉड्यूल लो, इंस्टीट्यूट का, बुक्स रॉन्ग नहीं हो सकते, बट वो बुक्स कितनी बार की है वो कंफर्म रॉन्ग है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं होने वाले हैं पास, 5 टाइम्स सॉल्व करना ही पड़ेगा। 2-3 टाइम्स सॉल्व किया है तो हाँ ये क्वेश्चन कहाँ तो देखा था मैंने, ये मॉड्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफाई करने के मार्क्स नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफाई होके फायदा नहीं है, फिर आंसर लिखो ना उसका। 2-3 टाइम्स सॉल्व करके आपको सिर्फ आइडेंटिफाई होता है कि मैम आया था क्वेश्चन, यहाँ से आया था, बट स्टेप्स नहीं आ रहे थे। वो 5 टाइम्स सॉल्व करने के बाद आराम से आने वाले हैं। ओके, अभी किसी का सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ है क्या नवंबर 23 में? हाथ ऊपर करो। एक। गोमतेज बताओ कि तुमने कितनी 1-2 बार सॉल्व किया और हो गया प्रॉपर सॉल्विंग। SCMP में क्या किया था? पूरा सॉल्व किया था, ईच एंड एवरी, ओवरव्यू नहीं। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस लगती है। एंड टेस्ट कितने लिखे थे सिर्फ लास्ट फुल सिलेबस की? ऑल 3 टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट के टाइम तुम्हारा सिलेबस रेडी था, पढ़ाई हुई थी। हाँ, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टेस्ट स्किप करते हैं क्योंकि स्टडी नहीं हुआ है। करेक्ट, स्पीड बढ़ता है ना स्टडी का टेस्ट 1 के मार्क्स से। ये मार्क्स किसको दिखाना है? किसी को नहीं, आपके एनालिसिस के लिए है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट 1 स्किप करते हैं, बट वहां ही गलत जाते हैं। मैं तो बताती हूँ कि आपने फुल सिलेबस वाला वो 4th टेस्ट नहीं दिया तो भी चलेगा, बट टेस्ट 1 इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि टेस्ट 1 का आपको एनालिसिस, चेकर्स का काउंसलिंग, CA का काउंसलिंग आपको जल्दी मिलता है, जैन में ही मिलेगा आपको। सो जनवरी में ही आपको वो बताएगा ना कि तुम ये करो वो करो, एंड पर्सनली काउंसलिंग होने वाला है। सो आपको पर्सनली वो बताने वाला है क्या करने हैं चेंजेस। तो आप अगर मार्च अप्रैल में आते हो तो आपको काउंसलिंग तब मिलेगा, फिर आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा चेंजेस करने के लिए। सो टेस्ट 1 लिखो ही, कितने होंगे चैप्टर्स बताओ? 50% सिलेबस की टेस्ट है, कितने चैप्टर्स आएंगे अराउंड, ऐसे लग रहा है आपको? 8-9 चैप्टर्स, उसमें से मेरे 5 हो गए, 2-3 चैप्टर्स नहीं हुए। 16 फेब को है आपकी टेस्ट, तो भी वो मैं 2-3 चैप्टर्स कवर कर सकती हूँ ना नेक्स्ट टेस्ट में फुल सिलेबस तक। एंड वो 2-3 चैप्टर्स ऐसे रखो कि बहुत छोटे छोटे हैं, कि मे बी टेस्ट के दिन मॉर्निंग में पढ़ लिया और आ भी गया सॉल्व करने को, क्योंकि हमें टेस्टिंग, डिफिकल्ट टॉपिक्स का टेस्टिंग करना है बार बार। छोटे टॉपिक्स का 4 बार टेस्टिंग करके फायदा क्या है? बड़े टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स का 4 बार टेस्टिंग होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट 1 कंपल्सरी लिखो, डरो मत कि मैम 16 फेब तक कैसे होगा। आज 12 जनवरी है, 1 महीना है अभी भी, ठीक है, क्योंकि सॉल्विंग प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए एंड सॉल्विंग के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये प्रोसेस है। सो आई होप आपके कंसेप्ट सबके क्लियर है। किसी के अगर लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं तो वो एटलीस्ट मिड ऑफ फेब तक खत्म होने चाहिए लेक्चर्स। ओके, एखादा सब्जेक्ट का बाकी है तो ठीक है, बट ट्राई करो मिड ऑफ फेब तक सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए लेक्चर्स। बहुत सारे इंटर के तो स्टूडेंट्स लेक्चर्स हुए मतलब पढ़ाई हुई लगता है उनको, लेक्चर्स हो गए 10 दिन पहले तो डायरेक्टली एग्जाम। ये तो बहुत बेसिक स्टेप हुई, लेक्चर्स कंप्लीट हुए मतलब सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हुए। मतलब अगर मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ तो आज मुझे सिर्फ कंसेप्ट पता चले, इसको 4 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इतना बेसिक स्टेप हुआ है। सो आज मुझे पता चला ये 4 है, ये 6 है, और मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ T20 में। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ है मतलब कितना बेसिक पार्ट क्लियर हुआ है। उसके बाद तो कितनी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस होती है, उसके बाद सिलेक्शन, फिर जाके एग्जाम, मतलब 1 डे मैच। सो कितनी सॉल्विंग प्रैक्टिस का रोल ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू कंसेप्ट क्लैरिटी, करेक्ट? सो
ये सब होने के बाद हमें समझ में आया कि हमें 3 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी, सेकेंड इज सॉल्विंग प्रैक्टिस, थर्ड इज पेपर प्रेजेंटेशन। उसमें से कंसेप्ट क्लैरिटी में किसी को प्रॉब्लम है क्या कि मैम मुझे 40% भी नहीं समझा? तो कंसेप्ट 1 में सारे स्टूडेंट्स पास है, कंसेप्ट क्लैरिटी स्टेप 1 में। स्टेप 2 सॉल्विंग प्रैक्टिस में आप कब पास हो जाओगे? कितनी बार सॉल्विंग प्रैक्टिस करने के बाद? 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस करने के बाद स्टेप 2 में पास हो जाओगे। स्टेप 3 पेपर प्रेजेंटेशन, वो टेस्ट में हम बताते हैं कैसे करना है, तो उसका तो कुछ लोड है ही नहीं। 4 टेस्ट लिखने के बाद टाइम मैनेजमेंट का लोड नहीं है, पेपर रीडिंग कैसे करना है उसका लोड नहीं है, टेंशन आने का भी लोड नहीं है। ओके, क्योंकि इधर 4 बार लिखने के बाद उधर आपको आदत ही हो जाएगी। ओके, आपका फर्स्ट डे नहीं है वो कार चलाने का, 4 बार कार इधर चलाई है ना आपने, वैसे ही चलानी है उधर। ओके, सो थर्ड का भी लोड नहीं है ज़्यादा। एंड पेपर प्रेजेंटेशन मतलब बहुत कुछ डेकोरेशन नहीं करना है, ड्राइंग का पेपर नहीं है ये, करेक्ट। पेपर प्रेजेंटेशन आपको समझता है कि रीडेबल हैंडराइटिंग, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं वगैरह। सो मेन स्टेप कहाँ पर आप फेल हो रहे हो? वो आप 5 टाइम्स करो। एंड लकीली एग्जाम कब है आपकी दिस टाइम? मे एंड में होती हमेशा। अभी तक जो हुए हैं ना इलेक्शन के ईयर्स में, हमेशा पहले इलेक्शन हुई है एंड एग्जाम हुए हैं। ओके, अभी तक का तो पास रिकॉर्ड यही है। तो हमें 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस हो सकती है। एटलीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तो हो सकती है। जो बहुत इजी क्वेश्चन है वो 2-3 बार चलेगा। हमारे सारे क्वेश्चन 2-3 बार हो रहे हैं, वो गलत जा रहे हो आप। सो सिर्फ इस एक स्टेप से वो सीए डिग्री आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये सो कौन से 3 स्टेप्स, 3 सक्सेस मंत्रास आपको समझ में आ गए। सो मैंने आपको ऑलरेडी डेट सबको पता होगी, 16 फेब से स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज। एंड यहाँ पर टाइम टेबल अभी तक टेस्ट 1 एंड 2 का सबको मिल गया है। जिनको नहीं मिला होगा लेक्चर के बाद आप ऑफिस में जाओ, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। टेस्ट 3 एंड 4 के डेट्स कब आएंगे? नेक्स्ट मतलब मंथ एंड तक आ जाएंगे, तब तक इलेक्शन के डेट्स आएंगे, फिर हमारे टाइम टेबल भी आ जाएगा आईसीआई का। सो अगर 2 मई से ही आपकी एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अगर हो गई तो अप्रैल में ही दोनों फुल सिलेबस लेंगे। अगर मई लास्ट वीक में है आपकी मेन एग्जाम, तो अप्रैल में एक होगा और मई के फर्स्ट वीक में एक होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 2 टेस्ट 50% सिलेबस के, उसका सिलेबस मैंने आपको सेंड किया है। जिनको नहीं मिला है अगेन ऑफिस में जाओ, चेक करो, वहां पर आपको 80 मार्क्स के टेस्ट होने वाले हैं। वो उसका टाइमिंग 1:45 to 4:30 रहेगा। सिलेबस चेंज हुआ है बट पैटर्न अभी तक इंस्टीट्यूट ने कुछ बताया नहीं, तो वही पैटर्न है। मतलब आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलने वाला है, 3 आवर्स ही रहेंगे, 30% एमसीक्यूज आने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट से ही हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। 80 मार्क्स के 30% मतलब 24 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज वहां पर मिलेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव का भी अभी तक इंस्टीट्यूट का कुछ पैटर्न नहीं आया है, तो वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, आउट ऑफ रिमेनिंग ऑप्शंस विल बी देयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 टेस्ट फुल सिलेबस के एंड वो 3 आवर्स के रहेंगे। तो अभी तक हम ओल्ड पैटर्न में ही लेने वाले हैं। अगर पैटर्न चेंज हुआ ओके, तो फुल सिलेबस का पैटर्न चेंज करेंगे टेस्ट का। अभी तक कैसा पैटर्न है? डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन 1 कंपलसरी, आउट ऑफ रिमेनिंग ऑप्शन विल बी देयर। ऐसे ही पैटर्न में टेस्ट 1 और 2 होगी। 50% के सिलेबस में ओपन बुक नहीं रहने वाला, ओपन बुक डायरेक्टली फुल सिलेबस में लेंगे। सो आपको 5 पेपर्स ही देने हैं। जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है 2 ही पेपर्स DTIDT, जिनका ग्रुप 1 है 3 पेपर्स देने हैं। ये सो अभी डे वाइज सेल्फ स्टडी का प्लान कैसे लगाना है देखो। सो आपको टेस्ट के हिसाब से चैप्टर्स आपको मिले होंगे। सो फर्स्ट टेस्ट में जो चैप्टर्स है उसका 2 मेथड्स है प्लान लगाने के। एक तो नंबर ऑफ चैप्टर्स से जा सकते हो आप, नहीं तो दूसरा मेथड होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
और तीसरा भी होता है कि नंबर ऑफ पेजेस। ओके, सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो जो भी चैप्टर्स है टेस्ट 1 में उसके क्वेश्चंस ढूंढो। कहाँ से ढूंढोगे? मॉड्यूल के, आपके ऑथर के बुक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड अभी मैंने 30 डेज लिए हैं क्योंकि 12 जैन से 12 फेब तक के। सो 10 चैप्टर्स अगर है फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में, और पर चैप्टर 30 क्वेश्चंस है, तो टोटल 300 क्वेश्चंस आपको करने हैं इन 30 डेज। मतलब आपको 10 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। ओके, ये हुआ क्वेश्चन वाइज। क्या किया मैंने? फॉर एग्जाम्पल FR सब्जेक्ट है जिसमें 10 चैप्टर्स है, पर चैप्टर 30 क्वेश्चंस है, मतलब 300 क्वेश्चन टोटल FR के डिवाइडेड बाय 30 डेज। तो आपको 10 क्वेश्चंस पर डे करने हैं FR के। सो ऐसे डेली टारगेट आपने सेट किया है क्या? पूछो खुद को कि डेली मुझे कितना करना है FR सब्जेक्ट वाइज। तो ये सेट करना पड़ता है आपको। क्वेश्चन वाइज नहीं करना है तो पेजेस वाइज करो, पेजेस वाइज भी नहीं करना है तो चैप्टर वाइज। सो चैप्टर वाइज कैसे होगा? 10 चैप्टर्स है, 30 डेज, तो मतलब 3 दिन में एक चैप्टर होना चाहिए, तो 30 डेज में 10 चैप्टर्स हो जाएंगे। ओके, ये मैंने कुछ बहुत भारी बताया क्या? कुछ नहीं है, हम स्कूल में भी करते थे, बट आजकल पूछते हैं स्टूडेंट मैम स्टडी कैसे करना है, तो ये बताना पड़ता है। स्टडी कैसे करना है मतलब स्कूल में जैसे किया वैसे ही करना है, 10th 12th में जैसे किया वैसे ही करना है। ओके, कुछ अलग नहीं करना है CA के लिए, सेम वैसे ही करो। आपका खुद का कुछ पैटर्न होगा स्टडी का। 10th 12th में जो आपने अप्लाई किया था 90 आ गए, वो पैटर्न लगाया तो भी चलेगा, इधर भी 90 आ सकते हैं। ठीक है, सो डेली का टारगेट होना चाहिए इन शॉर्ट। एंड डेली का टारगेट में स्टूडेंट्स एक रॉन्ग मेथड यूज करते हैं। मैम मैं पहले 1 वीक का लगा के देखता हूँ, फिर वो एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अगर वो हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक का हम लगाते हैं। तो ऐसे वीक का लगा के December 24 आ गया तो ऐसे वीक का लगा के फायदा नहीं है। हमारे हाथ में दिन कितने हैं? आप फॉर एग्जाम्पल अप्रैल एंड तक के ही धरो। ओके, हम एज्यूम करते हैं 2nd में से है एग्जाम, तो फरवरी मार्च अप्रैल में 4 मंथ्स 120 डेज, एंड जैन के कितने जो 10 दिन है, 130 डेज में ही सब करना है ना। तो 130 डेज में ही आपको वो सिलेबस बिठाना है। 1 वीक का प्लान लगा के वो सबसे रॉन्ग मेथड है। 130 डेज में कौन सा कब तक खत्म करना है? 130 डेज में फर्स्ट रीडिंग कब खत्म करनी है, सेकंड कब करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब 130 डेज में ही करना है। तो आपको वो 130 डेज को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही होने वाला है। ठीक है, ये जो टाइम है अभी का वो बहुत लेट है या बहुत जल्दी है? क्या लग रहा है? बराबर है अभी का। 1 बॉल 20 रन वाला सिचुएशन नहीं है, बट वो लाते हैं स्टूडेंट एंड फिर मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ मुझे भी नहीं पता 1 बॉल में 20 रन अभी कैसे लाने हैं। ओके, 1 मंथ पहले आके मैम अभी मेरे ना 5 लेक्चर ही बाकी है, तो वो तो 2 दिन में मैं कर दूंगी, मतलब 3 कल और परसों 2, फिर मुझे आप सेल्फ स्टडी का प्लान बताओ। फिर नहीं, मैं बता सकती क्योंकि मेरे पास ही प्लान नहीं है कि लास्ट के 20-30 डेज में कैसे बढ़ना है। सो अभी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया तो 1 बॉल में 20 रन वाली सिचुएशन आ सकती है, आप जितना लेट करोगे। ओके, कल तो रिजल्ट लगा है, 10 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रोना धोना अभी तक बाकी है, ऐसे करोगे तो नहीं होने वाला, फिर से रोना पड़ेगा नेक्स्ट रिजल्ट के टाइम। तो अभी आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा आज से ही। मैंने डेज काउंट करके दिखाया आपको, 130 डेज, ये कैसे जाएंगे पता भी नहीं चलता। सो प्लान कैसे लगाना है? डेली का लगाना ही है, वीक का प्लान, मंथली प्लान ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, हाउ टू मेक डे वाइज प्लान में ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया है, आपको ऐसे नहीं लगाना है। जस्ट मैं बता रही हूँ कि आपका दिन का शेड्यूल फिक्स है क्या, उठना कितने बजे, ब्रेकफास्ट कब, लंच कब, डिनर कब, टी ब्रेक कब लेना है, तो ये सब का शेड्यूल सेम होना चाहिए।
तो ही आपका स्टडी डेली का फॉलो होगा। ओके, मतलब कैसे आज 8 बजे उठ गए, कल 5 को ही उठ गए, ऐसे नहीं चलने वाला है। ओके, वो सारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए आपका। एंड आपके जो स्टडी के स्लॉट्स आप बनाते हो ना, 2 आवर्स या 3 आवर्स का बनाते हो, तो वो सब्जेक्ट्स भी डिसाइडेड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो मॉर्निंग 8 to 10 प्रोफेशनल एथिक्स लिखा है, इसका मतलब 8 to 10 ऑडिट ही करना है। मॉर्निंग में उठने के बाद सोचना नहीं है अभी क्या मूड हो रहा है, एफआर करे या एसएफएम करे। ओके, आपका सब्जेक्ट डिसाइडेड होना चाहिए कि 8 to 10 ऑडिट है, फिर ब्रेक है, फिर रिपोर्टिंग नाम का जो टॉपिक मैंने आपको बताया, मतलब ऑडिट का ही। ब्रेक का टाइमिंग भी फिक्स चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट के लिए गए एंड लंच के टाइम लंच करके ही आ गए लाइब्रेरी में। ओके, सो वो फिक्स रखो, नहीं तो क्या होता है, मैम मैं गया था फ्रेंड के साथ चाय पीने के लिए और 1 घंटा कैसे गया पता ही नहीं चला। होता है ऐसे, स्पेशली लाइब्रेरी में जो बैठते हैं, तो फ्रेंड सर्कल बढ़ाना नहीं है, उसके लिए लाइब्रेरी नहीं लगाई है हमने, फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये फिक्स टाइमिंग है आपके, तो आपका फास्ट होने वाला है कि टी ब्रेक अगर आपका 15 मिनट्स आधे घंटे का है तो उतना ही होना चाहिए, बहुत एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि सीए एग्जाम में डिफिकल्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आप ऑब्जर्व करो, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस वास्ट है, टाइम कम है, तो आपको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, करेक्ट, तो आप पास हो। तो ये टाइमिंग्स फिक्स करो, देखो आपके ये टाइमिंग्स फिक्स है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेस टू फेस क्लासेस होते हैं जो आपने इंटरमीडिएट में किए हैं, तो आप कंपलसरी 12 घंटे बैठते थे, मॉर्निंग 8 to 8 PM। आपका मूड है नहीं है, कुछ नहीं, बैठना ही पड़ता था ना, तो वैसे ही आपका शेड्यूल होना चाहिए कंपलसरी, एज गुड एज ऐसे समझो कि मेरा फेस टू फेस वाला क्लास है। सो आप मूड से काम मत करो, ये अभी लिखा है ना इस टाइम ये करना है तो यही करना है, ये लिखा है मतलब ये पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा। एंड 8 to 10 ऑडिट करना है, इसके आगे भी मैंने लिखा है कि उस 8 to 10 में क्या क्या कंप्लीट करना है। 10 पेजेस प्लस 5 RTPs, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस, 5 RTPs में जो जो आए थे वो। ऐसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको सिर्फ 8 to 10 ऑडिट, 12 to 2 अकाउंट्स, मतलब FR, ऐसे सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना, उस 2 घंटे में क्या क्या कितना कंप्लीट करना है वो भी लिखना है। नहीं तो 2 घंटे किया ऑडिट बट कितना हुआ, 2 पेजेस हुए, ओके, बाकी टाइम नींद आ रही थी। तो ऐसे नहीं चलने वाला है, ये समझ में आ गया प्लानिंग कितना डिटेल होना चाहिए। अगर इतना डिटेल प्लानिंग है तो दिमाग लगाने की आगे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है अभी 8 to 10 क्या करना है, ओके प्रोफेशनल एथिक्स करना है, उसका क्या करना है, ओके 10 पेजेस पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर 5 RTP करने हैं, हो गया। फिर क्या 10 बज गए, ओके अभी ब्रेक लेना है तो ब्रेक के लिए जाना है, सिर्फ इसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। आप जब आर्टिकलशिप के लिए थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपका एक फिक्स रूटीन था। देखो अभी आप घर पे ही होते हो या लाइब्रेरी में, सो आपका फिक्स रूटीन नहीं बन रहा है। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो ऑफिस का टाइमिंग फिक्स रहता था, ऐसे नहीं था आज 10 बजे है, कल रात को है ऑफिस, परसों दोपहर में स्टार्ट होने वाला है ऑफिस, ऐसे नहीं था, फिक्स शेड्यूल था ना, तो आपका रूटीन फिक्स हुआ था। अभी आप घर पे सेल्फ पेस्ट मोड पे हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये कितने स्टूडेंट्स कर रहे थे पहले से ही, 1 2 3 4, ओके, तो अभी सभी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे इसको। ओके, डेली टारगेट्स आपके पास होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, शेड्यूल दिन का सेम होना चाहिए। ओके ओके, नाउ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं। सो न्यूमेरिकल कैसे पढ़ने हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, आप आंसर्स दो कि आपके पास समरी है क्या हर टॉपिक की। अगर नहीं है तो अभी लिखनी नहीं है समरी, हाईलाइट करते जाना है सिर्फ, ठीक है, या फिर जिसके पास समरी है उससे लेना है। ओके,
समरी नोट्स खुद से बना के आप पास नहीं होते हो। ओके मैम, मैंने समरी नोट्स बनाए थे ऑडिट के, फिर भी मैं फेल हो गया। ऑब्वियसली फेल होने वाले हो। वहाँ पे समरी नोट्स बनाने की कंपटीशन है क्या? समरी नोट्स खुद से बना के पास नहीं होंगे। सो आइदर रेडीमेड लो फ्रेंड से, या खुद से फटाफट हाईलाइट करो। ओके तो ये क्वेश्चन पूछो, एंड जहाँ पर भी फॉर्मूलाज है, AFM में होंगे ना फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला बैंक एक पेज पे चाहिए कि 5-10 मिनट हर रोज कर लिए और लर्न हो गए। ओके फॉर्मूला में भी कंफ्यूजन होता है आजकल स्टूडेंट्स को। ओके ये हमारे टाइम ऐसे किसी को भी नहीं होता, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कंफर्म सबको आउट ऑफ मिलते थे, बट अभी स्टूडेंट्स फॉर्मूला में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला गलत गया तो गए, मार्क्स करेक्ट आया तो मिल गए, इतना इजी है। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में तो आउट ऑफ आनी ही चाहिए ना। वो कब आएंगे? अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न है, आप कॉन्फिडेंट हो, वहां पर कंफ्यूज हो गए तो गए। सो ये एक चेक करो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं चैप्टर करता हूँ वैसे वैसे फॉर्मूले आते ही है ना, बट फिर आप एक साथ 5 मिनट में नहीं आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उसकी। वो एक पेज पे एक साथ सारे फॉर्मूले हैं तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद आर यू डूइंग सॉल्विंग प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट? मतलब क्या? हाँ करेक्ट। कितने स्टूडेंट्स ने किया है ये टाइम लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस? 1 2। सो ये करना है आपको। ओके मैं हमेशा यही बताती हूँ हर सेशंस में, क्योंकि टाइम का लोड घर पे नहीं रहता है आपको। 1 घंटे के बाद बैलेंस शीट टैली होने का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में 30 मिनट्स ही अलॉटेड है उसको। आपको पता है 3 आवर्स 180 मिनट्स, उसके 10 मिनट्स निकाल दो, 160 मिनट्स मतलब करेक्ट, सॉरी 170 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, मतलब 1.7 मिनट में 1 मार्क का होना चाहिए। 10 मार्क का है तो 17 मिनट्स। सो 17 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा आ जाएगा ना। सो स्टार्टिंग में विदाउट टाइमर करो, बट बाद में टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही स्पीड बढ़ने वाला है। क्योंकि टाइम के प्रेशर में आपको करेक्ट आंसर रिकॉल हो रहा है या नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। ओके हमें सिर्फ क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है या नहीं इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, विद इन टाइम, विद इन लिमिटेड टाइम क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ऐसे फिर 9 लोग ही करते हैं 100 में से, फिर 9% रिजल्ट लगता है। पता सबको होते हैं टेक्निक्स, बट एक्चुअली एग्जीक्यूट कितने कर रहे हैं देखो। सो सिर्फ इतना छोटे छोटे एक्शंस आपको लेने हैं, एंड वो CA डिग्री आपके हाथ में आने वाली है। फिर 12 लाख 25 लाख का पैकेज स्टार्ट। इतना आप नजदीक आ गए हो, इतना जर्नी कंप्लीट करके फाउंडेशन से, सिर्फ अभी 4-5 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो, हो जाओ May 24 में क्लियर। हमारे टाइम पे तो वैकेंसीज बहुत कम थे, अभी सारे जगह पे वैकेंसी आपने देखा होगा कि आपको चॉइस है कि PWC में जाना है, डेलोइट में जाना है, इस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में। हमारे टाइम चॉइस नहीं था, जो मिल रहा है उसमें जाओ। अभी तो बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप क्लियर सबको ले रहे हैं। हमारे टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप आप क्लियर हो तो ही बिग 4 में आ जाओ आर्टिकलशिप के लिए, नहीं तो इंटरव्यू देने के लिए भी मत आ जाओ, ऐसे था। एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आप अगर ऑल इंडिया रैंकर हो तो ही बिग 4 में आ जाओ, नहीं तो आओ भी मत, ऐसे था। अभी तो इतने वैकेंसीज है बट CA ही नहीं हो रहे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट का समझ में आ गया। आर यू प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट नोटबुक? सो एडजस्टमेंट नोटबुक मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे है कि जिसमें सारे क्वेश्चंस में एक एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट रिपीट होते ही है, सेम एडजस्टमेंट, एंड कुछ एडजस्टमेंट्स ही यूनिक है। सो वो यूनिक एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि जो सिमिलर एडजस्टमेंट है वो कितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, अगर सारे क्वेश्चन में वो है ही, तो आपको सिर्फ यूनिक एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन के अलग निकालने हैं। वो आप अलग नोटबुक में निकालो या वहां पर ही लिख दो
कैसे भी करो, बट यूनिक एडजस्टमेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप क्लासीफाई बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे। डू यू क्लासीफाई क्वेश्चंस इन ए बी सी? ए मतलब बहुत डिफिकल्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासीफाई नहीं किया तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कौन से क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे नेक्स्ट रिवीजन में, कुछ मार्किंग ही नहीं है तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद को पूछो, अगर ये मेन एग्जाम में आया तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? आंसर ये सा आया तो सी मार्क कर दो, मतलब वो फिर से नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है नहीं और 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा तो बी मार्क करो, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं 1 डे बिफोर ये देखना ही चाहिए तो ए मार्क करो। सो ऑटोमेटिक ए वाले एंड बी वाले आपके नेक्स्ट रिवीजन में रिवाइज हो ही जाएंगे। तो ऐसे करते करते वो 5 टाइम्स हो ही जाएगा। एंड जो नॉट रिक्वायर्ड है 5 टाइम्स वो सी वाले हैं, तो वो नहीं आएंगे आपके नेक्स्ट रिविजन्स में। हैव यू डन 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस? तो अभी तक नहीं हो रहेगी, बट मेन एग्जाम को जाने से पहले ये क्वेश्चन खुद को पूछो, हैव यू डन 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस? इफ येस तो कंफर्म सीए डिग्री है। एंड आर यू अवेयर ऑफ 5 स्पीड्स? सो टाइम मैनेजमेंट के लिए 5 स्पीड आपके फास्ट होने चाहिए। आर यू अवेयर अबाउट दैट 5 स्पीड्स? हमें लगता है कि राइटिंग स्लो है इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बट टोटल देयर आर 5 स्पीड्स। पहले तो आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो, मतलब रीडिंग स्पीड। सेकेंड, क्वेश्चन रीड करने के बाद इंटरप्रिट करते हो, दैट इज इंटरप्रिटेशन स्पीड। किसी को 2 बार पढ़ के समझता है, किसी को 1 बार पढ़ के ही समझता है, किसी को 4-5 बार पढ़ने के बाद अरे ये पूछा था, ओके, दैट इज इंटरप्रिटेशन स्पीड। इंटरप्रिट कर लिया, समझ में आ गया, बट आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज रिकॉलिंग स्पीड, थर्ड। एंड अगर कैलकुलेशन बेस्ड है तो कैलकुलेटर का स्पीड। मेरे पास कुछ टेक्निक्स ही नहीं है तो मैं क्या करती रहूँगी, टाइम कंज्यूमिंग मेथड से जाऊँगी। मेरे पास टेक्निक है तो कैलकुलेशंस मेरे फास्ट होंगे, सो वो स्पीड। एंड लास्ट जो आप सबको पता है दैट इज राइटिंग स्पीड। ये 5 स्पीड फास्ट है तो ही पेपर कंप्लीट होने वाला है। एंड ये 5 स्पीड्स कब बढ़ेंगे, जब मैं रीडिंग करूँगी घर पे तब, या एक्चुअल सॉल्व करूँगी, एग्जैक्टली। सो ऑडिट वगैरह जो हम रीड करते हैं ना, उससे ये 5 स्पीड्स की प्रैक्टिस ही नहीं होती। इंटरप्रिटेशन नहीं, रिकॉलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, फिर कैसे आएगा वहाँ पर? मुझे भी नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ रीडिंग किया ना ऑडिट का एंड पेपर लिखा तो मुझे भी 32 आएंगे। राइटिंग करना ही पड़ता है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग कंपल्सरी। यस, नाउ थेरी सब्जेक्ट्स को जाते हैं। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में समझा आपको क्या क्या करना है, इतना ही है। एक समरी होनी चाहिए आपके पास, सॉल्विंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यूनिक क्वेश्चंस कौन से हैं एबीसी एनालिसिस करना है आपको, एंड 5 स्पीड से आपको याद रखने हैं, उसके लिए सॉल्विंग प्रैक्टिस बस। सो समरी, सॉल्विंग प्रैक्टिस, समरी, सॉल्विंग प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला बैंक। अभी थेरी सब्जेक्ट्स में वेदर रीडिंग इज सफिशिएंट और एक्चुअल प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सो फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने अगर कपिल देव, सचिन तेंदुलकर इसके वीडियो देखे, इनके 12-12 घंटे हर रोज, कि मैं 12 घंटे सचिन तेंदुलकर के वीडियो देखता हूँ तो मुझे आ जाएगा क्रिकेट, नहीं आएगा, करेक्ट। तो हमने 12-12 घंटे मैराथन्स देखे ऑडिट के, तो कैसे ऑडिट आएगा बताओ? सो हमें खुद से रिकॉल करने के लिए बोर होता है, फिर क्या करेंगे, चलो फैकल्टीज के मैराथन्स देखते हैं। तो फैकल्टी की इतनी रिवीजन होती है कि वो अगर है तो वो पास हो जाएंगे। जो फैकल्टी मैराथन्स ले रहे हैं उनके जैसा आपको आना चाहिए खुद से, क्योंकि पेपर आपको लिखना है। सो रिवीजन खुद आपको करनी है, ओके, लेक्चर्स देख के नहीं। लेक्चर्स सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के टाइम होते हैं, हमारे टाइम रिवीजन, मैराथन, फास्ट ट्रैक, वनडे मैराथन कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि नहीं, रिवीजन मतलब खुद से ही करना है ना, ओके। तो ये अवॉइड करो, वो जस्ट आपको स्टडी बोर हो रहा है खुद से करने के लिए, इसलिए आप मैराथन देखते हो एक्चुअली।
मैराथन देख के कुछ नहीं होने वाला, वो बेचारे सर रिकॉल कर रहे हैं और आप देख रहे हो हाँ सर बराबर रिकॉल कर रहे हैं, आ रहा है सर आपको। उनका रिकॉलिंग नहीं, आपको रिकॉल होना चाहिए। ओके, सो आपको प्रैक्टिस करनी है रिकॉलिंग की, ये याद रखो। आप मैराथन देख रहे हो तो श्योर शॉट आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको मैराथन्स देखने पड़ेंगे या लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स। बट लेक्चर्स आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आगे का रोल आपका है, फैकल्टी का नहीं है। सो आपका रोल क्या है, अगेन आपके पास समरी है क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, अगेन नहीं है तो क्या करोगे, हाइलाइटर से हाईलाइट या रेडीमेड लेनी है, फ्रेंड से, फैकल्टी से, चार्ट्स लो, कुछ भी लो। ओके, आप खुद नहीं समरी लिखोगे, ठीक है। सेकेंड इज आर यू डूइंग सॉल्विंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो इसका आंसर है नो, वी आर नॉट डूइंग, एंड देन वी आर गेटिंग 32, 35 इन ऑडिट। ओके, मतलब विराट कोहली ने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो क्या होगा उसका फील्ड पे, वही हमारा हो रहा है ना, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, हम क्वेश्चन आंसर्स रीड कर रहे हैं, वहां पर रीडिंग कंपटीशन नहीं है आपकी। वहां पर क्या करना है मैंने अभी बताया, क्वेश्चन रीड करना है, इंटरप्रेट करना है, रिकॉल करना है, लिखना है, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है। ये 4 स्टेप्स की प्रैक्टिस आप करते हो क्या, एक बार क्वेश्चन बैंक करके नहीं होने वाला, 2 बार करके भी नहीं, 5 बार आपकी क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। एक मेरा स्टूडेंट था, उसको 76 थे ऑडिट में, उसका 7 to 8 टाइम्स क्वेश्चन बैंक हुई थी, 7 to 8 टाइम्स। सो इतना करने के बाद 76 करेक्ट है ना, हमने 7 to 8 टाइम्स किया तो हमें भी आ जाएंगे, बट हम कर ही नहीं रहे, हम 1-2 बार करते हैं। सो ये आपको ऑडिट लॉ कैसे पढ़ना, अभी लॉ तो नहीं है बट जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो आपको क्वेश्चन आंसर्स थ्रू ही करने हैं, नॉट रीडिंग। ओके, फिर आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं क्या, यस, टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखने हैं आंसर में। जनरल लैंग्वेज को मार्क्स मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। फिर टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है, पता है, फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट, मैम ओन लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा क्या, पता होता है हाँ मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी पूछने को आते हैं क्योंकि एक्सक्यूज, हाँ मैम ने बताया ना जनरल लैंग्वेज चलती है और फिर कीवर्ड्स यूज करो। ओके, इसलिए मैं ऐसे बताती हूँ नहीं हूँ, मैं बताती हूँ आपको टेक्निकल लैंग्वेज ही लिखनी है, मतलब उनकी जैसे ही लैंग्वेज लिखनी है। ऐसे मैंने बताया तो एटलीस्ट थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपके आ जाएंगे। ओके, मतलब अगर डॉक्टर ने बताया 3 बार दवाई लेनी है ये 10 दिन के लिए, तो पहले 5 दिन हमारी 3 बार होती है, फिर 6-7 डे से 2 बार, और 10 दिन तक तो भूल ही जाते हैं अरे हमें दवाई भी लेनी है। मतलब उसने, डॉक्टर ने 10 दिन बताने के बाद हम 5 दिन ही करते हैं। तो वैसे इसलिए मैं बताती हूँ कि वही लैंग्वेज वैसे की वैसे आनी चाहिए, तो आप एटलीस्ट कीवर्ड्स के लिए तो ट्राई करोगे कि वैसे की वैसे लैंग्वेज आएगी। अगर आपने ट्राई किया तो, आप ट्राई ही नहीं करते हो, आपका पहले ही ऐसे होता है कि जनरल लैंग्वेज ही लिखना है मुझे, ये डिसाइडेड ही होता है। फिर वो अगर किसी फैकल्टी ने बोला तो आप पूछते हो कि चलेगा क्या, चलेगा क्या, सिर्फ जनरल लैंग्वेज एंड कीवर्ड्स, और किसी फैकल्टी ने यस बोल दिया तो हाँ चलने वाला है। सो वो एक्सक्यूज मत लो, नहीं होने वाला ऑडिट में, आप वैसे के वैसे ही ट्राई करो। और आ सकता है, कैसे लर्न करना है बताती हूँ मैं। आपने स्कूल में लर्न किया हुआ है बहुत कुछ, पोएम्स, नेशनल एंथम, प्रेयर्स, ये सब वैसे के वैसे ही लर्न किए थे। वहां पे तो सीक्वेंस भी ऊपर नीचे नहीं हुआ था आपका, यहाँ पर सीक्वेंस ऊपर नीचे चलने वाला है। आप ड्रामा वगैरह देखते होंगे, वहां पे डायलॉग्स ऊपर नीचे हुए तो चलेगा क्या, मुझे पहले ये डायलॉग याद आ रहा है तो मैं ये अभी भूल देता हूँ, वहां पे सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, लर्न। ओके, तो लर्निंग आपका एक दिन, अभी ये क्वेश्चन मैं 10 टाइम्स पढ़ती हूँ और ये जब तक लर्न नहीं होता तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं जाऊंगी, तो दिस इज रॉन्ग मेथड। गाने आपके कैसे लर्न होते हैं, बार बार सुन के, तो आप ऐसे करते हो क्या, हाँ जब तक ये गाना लर्न नहीं होता तब तक मैं सुनती रहूंगी इस गाने को, फिर ये हो गया लर्न, अभी मैं दूसरा गाना सुनूंगी।
ऐसे किया है किसी ने? फिर कैसे लर्न होता है आपका? रिपीटेशन, हर रोज, या आपको बहुत ही अच्छा लगा तो 2 बार, दिन में 2-3 बार, ओके। बट एक सिटिंग में ही ऐसे बैठ के लर्न नहीं करते हो ना आप, तो वैसे करना ही नहीं है क्योंकि वो रॉन्ग है। तो वो उस दिन के लिए याद रहेगा आपको, बट नेक्स्ट डे पूछा तो नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन बैंक लोगे ऑडिट की वगैरह, तो सिर्फ स्टोरी बुक जैसे पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ओके। कुछ चीजें बार बार पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक लर्न होने लगता है। मतलब बार बार पढ़ना है आपको, इन शॉर्ट कीवर्ड्स अंडरलाइन करते रहते हैं पढ़ते टाइम। सो हर रोज ऑडिट पढ़ना है, स्टोरी बुक जैसे पढ़ते रहना है हर रोज, एंड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। पहले तो जो लिखा है वो समझ में आ रहा है या नहीं, इतना ही मोटिव रखो स्टोरी बुक जैसे। फिर समझ में आ गया तो ट्राई करो रिकॉल करने के लिए, धीरे 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 फिर रिकॉल होगा। ऐसे करना है आपको कि आज 10% रिकॉल हुआ, कल 20, 30, 40, 50, 60 तक जाना है, ओके। 100 आउट ऑफ 100 रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताती हूँ, क्योंकि जो आपका आंसर होता है ना, सजेस्टेड आंसर जो चेकर के पास होता है, ओके। आप चेकर हो ऑडिट पेपर के, आपको 500 पेपर्स दिए चेकिंग के लिए, 1 महीने में ये काम करना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो ये एक ही काम रहेगा क्या, पेपर चेक करना? आप कहाँ पे तो काम करते हो 12-14 घंटे, फिर आप पेपर चेकिंग का काम कर रहे हो, मतलब डेली 1-2 आवर्स। करेक्ट? मेरा पहला पेपर चेक हो गया, मैंने कैसे चेक किया, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फिर सजेस्टेड आंसर में की पॉइंट्स दिए रहते हैं उनको कि ये चेक करो है क्या स्टूडेंट के आंसर में, फिर स्टूडेंट का आंसर देखा, ओके। सो ये फर्स्ट पेपर हुआ, 10, 20, 50 पेपर हुए, 100, 200, क्या होगा मेरा? क्या लगता है? आंसर लर्न हो जाएगा। बट पूरा वर्ड टू वर्ड कॉमा किधर है, द कहाँ पे, ए एंड द, फुल स्टॉप, 500 बार लर्न होने के बाद हो जाएगा ना ए एंड द भी, या नहीं होगा? नहीं होगा। 500 बार करने के बाद की पॉइंट्स क्रक्स पता है मुझे, तो मैं क्या देखूंगी स्टूडेंट के आंसर में? क्रक्स, कीवर्ड्स। मतलब आपको क्या लर्न करना है, जो चेकर देखने वाला है उसको ही कन्विंस करना है ना। वो एक बार कन्विंस तो सी है, वो तो देखा हमने। तो कैसे कन्विंस करना है? क्रक्स लिख के। मतलब पूरा आपको लर्न करना है क्या? नहीं। तो ऑडिट बहुत कुछ डरावना है क्या? सिर्फ हर क्वेश्चन का क्रक्स आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स में, क्योंकि उस चेकर को भी सिर्फ क्रक्स ही पता है, उसको भी पूरा आंसर नहीं पता है ना। आपका अगर लास्ट पेपर है बंच में 500 वाला, तो तब तक तो वो सिर्फ क्रक्स ही देख के ये करने वाला है, चेकिंग। करेक्ट? सो समझ में आ गया क्या करना है? क्रक्स पे फोकस करो हर क्वेश्चन के, ठीक है। हर क्वेश्चन में 50% आते गए, 4 में से 2, 6 में से 3, 5 में से 2.5, तो ऐसे करते करते 2 में से 50 आ गए, हो गया हमारा काम मिनिमम वाला। और प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह इजी टॉपिक्स में आप आउट ऑफ भी लाते हो, वो देखे है मैंने पेपर में आपके। सो कुछ टॉपिक्स है ऐसे जिसमें आप आउट ऑफ या 75% भी स्कोर कर सकते हो, 3 आउट ऑफ 4 वगैरह, 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। अगर बोर हो रहा है तो ये आइडिया मैंने यूज की थी मेरे सीए फाइनल के ऑडिट के टाइम, कि हर जो केस स्टडी आपको दी है वो आपका क्लाइंट है, ऐसे समझो आपके क्लाइंट प्लेस पे और फ्रॉड हुआ है, एंड आप ऑडिटर हो, मतलब आपको साइन करनी है, आर्टिकल नहीं, आप ऑडिटर हो उस कंपनी के, आपको ऑडिट रिपोर्ट पे आपकी साइन आने वाली है, तो आप क्या करोगे प्रोसीजर? ऐसे 240 देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, दिमाग चलने लगता है फिर। सो आपके क्लाइंट के साथ ये केस हुई है ऐसे एज्यूम करके आप आंसर निकालो, एंड मैं क्वेश्चन के बाजू में ऑडिट फीस भी लिखती थी। अगर ये आया करेक्ट आंसर तो 1 लाख मिलेंगे, ये करेक्ट आया तो 5 लाख मिलेंगे। सो टू गेट द मोटिवेशन ऑडिट करने के लिए, ठीक है। यस, डू यू अंडरलाइन कीवर्ड्स इन सेल्फ स्टडी? मतलब सेल्फ स्टडी क्वेश्चन आंसर्स या रीड करते वक्त थ्योरी पार्ट एंड आंसर्स में अंडरलाइन करते हो क्या जब आप एग्जाम लिखते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप लास्ट डे को पूरा बुक तो नहीं पढ़ते हो, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ते हो,
वैसे ही चेकर भी पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, वो भी सिर्फ अंडरलाइन वाला ही पढ़ता है क्योंकि उसके पास कितना कम टाइम है। सो अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करते हो क्या? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू आ जाएंगे। ओके, मतलब ऐसे ही हुआ, मुझे 4-6 पता है तो जाएगा ही मेरा 4-6 राउंड पे, ऐसे ही हुआ ना। तो कंसेप्ट पता है मतलब एमसीक्यू आएंगे, वैसे नहीं है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस आपको लगने वाली है। आर यू डूइंग रिकॉलिंग प्रैक्टिस ऑफ कीवर्ड्स? ओके, बार बार रीडिंग ही नहीं करना है, उसके बाद थोड़ा रिकॉलिंग भी स्टार्ट करना है प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में रिकॉलिंग करना है। एंड यहाँ पर भी एबीसी में डिवाइड करना पड़ेगा। एबीसी में कैसे डिवाइड करोगे? जिसका आंसर आपको 60% अबाउ रिकॉल हो गया वो मत देखो, जिसका आंसर आपको 40% ही रिकॉल हुआ, मतलब 50% के ऊपर नहीं गया ना, सो उसका रिकॉलिंग और होना चाहिए, तो बी कर दो उसको। एंड ए मतलब कुछ भी नहीं रिकॉल हुआ, या बहुत 10-20% ही रिकॉल हुआ, या ऐसा कि जो रिकॉल हुआ वो कुछ दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर रिकॉल हुआ, मतलब क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग हुआ, तो वो ए में आएगा। तो वो बार बार आप करके आपका इंटरप्रिटेशन करेक्ट आएगा। अगर किसी को 10-20% ही रिकॉल हो रहा है तो बार बार रिवीजन से वो अबाउ 50% में जाएगा। तो ऐसे एबीसी में आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स का करना पड़ेगा। डीटी, आईडीटी, एफआर वाले जो सब्जेक्ट्स है वो दोनों इसमें आते हैं, करेक्ट। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है एंड कुछ थ्योरी पार्ट भी है। तो जो मैंने बताया उसका मिक्सचर करना है उस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू के पहले न्यू स्कीम रिलेटेड एफएक्यूज मैं कुछ पहले बताती हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पूछो। सो फर्स्ट तो आपको कन्वर्जन करना है, वो फ्री है। एसएसपी को लॉगिन करके सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपने ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल्स ऑर्डर नहीं किए थे तो आपको फ्री में बुक्स आ जाएंगे, ओके। बट ओल्ड सिलेबस में आपने मॉड्यूल्स ऑर्डर किए हैं तो आपको फिर से फी पे करनी पड़ेगी। जब आप कन्वर्जन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल में क्या रहेगा? सीडीएस के आपके लॉगिन डिटेल्स। तो वो डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स आने के बाद नॉर्मल सीडीएस पे जाके आप बुक्स ऑर्डर करोगे, ठीक है। उसके बाद वो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वाला टेस्ट आपको कब लिखना है? एग्जाम के बाद, May 24 के बाद लिखना है। तो उसके बारे में अभी सोचना नहीं है। वो कैसे है एग्जाम, तो उसका भी मॉड्यूल्स आपको आने वाले हैं, ओके। सेट ए बी सी डी है, 4 सेट्स है उसमें, बट आपको सिर्फ सेट ए एंड बी एप्लीकेबल है, सी डी आपको एप्लीकेबल नहीं है। सी डी किसको एप्लीकेबल होगा? जो अभी इंटर में है, ओके। वो जब फाइनल में जाएंगे उनको 4 सेट्स लिखने हैं। आपको अच्छा है कि आपको 2 ही सेट लिखने हैं। वो भी कैसे? अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो आपको सिर्फ लॉ वाला लिखना है, सेल्फ पेस्ड वाला। आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो SCMP वाला सेट आपको लिखना है। क्लियर हुआ? ओके। एंड जिसके बोथ ग्रुप्स बाकी है उसको सेट ए और बी दोनों लिखने हैं। सो जो सेट ए एंड बी है उसके बुक्स आपको आने वाले हैं फिजिकली। सी एंड डी के फिजिकल बुक्स वो नहीं देने वाले, वो ई बुक्स ही पढ़ने हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं है आपको सी एंड डी। सो सेट ए एंड बी के बुक्स आपको मिलेंगे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना है क्या? नहीं करना है। जब आप फाइनल का ये कन्वर्जन फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। उसके लिए अलग से फी नहीं है। वो टेस्ट बाद में देनी है, वो आपको समझा। उसके बुक्स आने वाले हैं वो भी आपको पता है। और एक चीज आपको पता है क्या कि इंस्टीट्यूट के कुछ लेक्चर्स अपलोड होंगे, वो कंपलसरी आपको देखने हैं। मिनिमम आवर्स वो कुछ आपको बताएंगे, उतने मिनिमम आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं, बट ये एग्जाम के बाद है, ओके। एंड वो एग्जाम कैसे होने वाली है? MCQ बेस, 1 मार्क के एक क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन। उसको पासिंग कितने को है? 50, ओके। एंड निगेटिव मार्किंग है क्या उसको? नहीं है। एंड वो एग्जाम कब होगी? डेट? एक दिन में 2 बार कुछ होने वाले, करेक्ट। सो वो हर रोज होंगी, ओके। आपकी जब पढ़ाई होंगी तब आप सेंटर पे जाओगे और एग्जाम लिखोगे, ओके।
48 मार्क्स आ गए तो कल फिर से जाना है, 50 आ गए तो नहीं जाना है फिर नेक्स्ट डे, मतलब 50 अबव आने तक जाते रहना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो विदाउट स्टडी भी गए तो भी एक दिन कभी ना कभी 50 अबव आ ही जाएंगे ना, करेक्ट? ओके, एंड वो जो मार्क्स है वो काउंट होने वाले हैं क्या आपके मेन मार्कशीट में, रिजल्ट में नहीं है काउंट होने वाले हैं। ओके, तो इट्स जस्ट लाइक असाइनमेंट सबमिशन। ओके, आपका वो जैसे ICAR TSS GMCS कंप्लीट है क्या, वैसे ही ये सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल वाली टेस्ट कंप्लीट है क्या है। CA फाइनल एग्जाम आप पास हो तो आपको मेंबरशिप मिलेगी, इतना ही है उसमें। ओके, और अभी ये न्यू स्कीम में इतना ही आई थिंक है। ICAR TSS GMCS पहले करना है बाद में करना है, तो उसके FAQs आप देखो एंड उससे आपको समझेगा पहले करना है या बाद में करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल हुआ रहेगा एंड आप फॉलो करोगे एंड इतने सारे स्वीट्स मुझे खाने को मिलेंगे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। यस, सो थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप सेशन अटेंड कर रहे हो। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप करो मुझे, क्योंकि मैं पहले जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स आए हैं उनके क्वेरीज सॉल्व कर रही हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप करो क्वेरीज। यस, ओके, बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स।